साइंस ऑफ क्लास 9th चैप्टर 2 पार्ट 3 पेज नंबर 20, 21 एंड 22। हम आपको साइंस कुछ इस तरह समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर आप लेक्चर को आंखें बंद करके भी सुने तो थोड़ी देर बाद आपको ऐसा महसूस होने लगे कि आप कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आंखें बंद करके देख रहे हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आंखें बंद करके देखो ना। पिछले पार्ट से हमने देखा था कि किसी भी मैटर के सभी कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट करते हैं, और उसी बात को आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। और हमने ये भी देखा था कि मिल्क से क्रीम को कैसे सेपरेट करते हैं। मिल्क से क्रीम को सेपरेट करने के हमने आपको दो तरीके बताए थे। एक तरीका था सेंट्रीफ्यूगेशन, जो कि डेयरी वगैरह पे यूज़ किया जाता है, और दूसरा तरीका हमने बताया था आपको मिल्क चर्नर से भी आप क्रीम को सेपरेट कर सकते हैं मिल्क से, और ये आप घर पर भी या स्कूल में भी कर सकते हैं। मिल्क चर्नर से जब आप मिल्क को काफ़ी तेज़ी से रोटेट करते हैं, मतलब घुमाते हैं, तो मिल्क में जो डेंसर पार्टिकल होते हैं, मतलब जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं, और जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर तैरने लगते हैं। जैसे कि मिल्क में जो क्रीम के पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी हल्के होते हैं और वो ऊपर तैरने लगते हैं, और फिर क्रीम के पार्टिकल्स को हम अलग कर लेते हैं। और इसी तरह से ब्लड और यूरिन टेस्ट भी किया जाता है डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज़ में, कि ब्लड या यूरिन में कौन सा एलिमेंट कम है या ज़्यादा है, तो सभी एलिमेंट को अलग अलग करके पता कर लिया जाता है। वॉशिंग मशीन भी कुछ इसी तरह से वर्क करती है। जब हम गीले कपड़े को वॉशिंग मशीन में सूखने के लिए डाल देते हैं, तो वॉशिंग मशीन में एक बॉक्स बना होता है जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और वो बॉक्स सर्कुलर होता है, मतलब गोल होता है, और वो फिर काफ़ी तेज़ी से रोटेट करता है। और आपको ये बात पता है कि जब हम किसी चीज़ को काफ़ी तेज़ी से रोटेट करते हैं तो वो हमसे दूर भागने की कोशिश करता है। इसी तरह से वॉशिंग मशीन के जिस बॉक्स में कपड़ा बंद है और वो बॉक्स कपड़े को काफ़ी तेज़ी से रोटेट करता है, तो कपड़ा तो बॉक्स के बाहर जा नहीं सकता, लेकिन बॉक्स में छोटे छोटे छिद्र होने की वजह से कपड़े में जो पानी के पार्टिकल्स हैं वो छिद्र से बाहर निकल जाते हैं और कपड़ा सूख जाता है। अब हम इमिसिबल लिक्विड्स, मतलब जो लिक्विड्स आपस में नहीं मिल पाते, जैसे कि ऑयल और वाटर, तो इसे बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। इन्हें कैसे सेपरेट कर सकते हैं आप, अब इसके बारे में हम कुछ एक्टिविटी देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि केरोसिन ऑयल और वाटर आपस में मिक्स हो गए हैं, इन्हें आप कैसे सेपरेट करेंगे। दोनों तरह के एलिमेंट को अलग करने के लिए सबसे पहले मिक्सचर को हम सेपरेटिंग फनल में फिल कर देंगे। फिल करने के बाद कुछ देर तक हम मिक्सचर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मतलब उसे छोड़ देंगे। कुछ देर बाद हमें दिखाई पड़ेगा कि केरोसिन ऑयल ऊपर तैरने लगा है और वाटर नीचे बैठ चुका है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं, मीन्स जिनकी डेंसिटी कम होती है, वो ऊपर तैरने लगते हैं, और जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है इसलिए वो नीचे बैठ गया, और केरोसिन ऑयल की डेंसिटी कम होती है इसलिए वो ऊपर तैरने लगा। और सेपरेटिंग फनल के नीचे जो स्टॉप कॉक लगा है, हम उसे ओपन कर देंगे, और तब तक ओपन रखेंगे जब तक कि पूरा पानी बाहर नहीं निकल जाता। और फिर इस तरह से सेपरेटिंग फनल में सिर्फ केरोसिन ऑयल ही बचेगा और पूरा पानी अलग हो जाएगा। और इस तरह के जितने भी इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं उन्हें सेपरेटिंग फनल से अलग किया जा सकता है। और इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करके आयरन मीन्स लोहे को भी काफ़ी हद तक प्योर बनाया जा सकता है, क्योंकि जब इम्प्योर आयरन को गर्म करके लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उसमें जो हल्के और इम्प्योर पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड में ऊपर की तरफ तैरने लगते हैं, मीन्स उनकी एक अलग लेयर बन जाती है, और फिर उसे हम सेपरेटिंग फनल से अलग कर सकते हैं। और अब हम देखेंगे कि कैम्फर और साल्ट के मिक्सर में कैम्फर और साल्ट दोनों को अलग अलग कैसे किया जाएगा। और इन दोनों का मिक्सचर नॉर्मली सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। और हमने आपको पहले चैप्टर में ये भी बताया था कि जब हम कैम्फर को गर्म करेंगे तो यह डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ना कि सॉलिड से लिक्विड और फिर लिक्विड से गैस। और डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने की इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। कैम्फर की तरह अमोनियम क्लोराइड, नेप्थेलीन और एंथ्रेसिन भी डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं, ना कि सॉलिड से लिक्विड में। तो जब हम मिक्सचर मतलब कैम्फर और साल्ट के मिक्सचर को किसी चाइना डिश में रख करके हीट करेंगे और डिश को किसी कीप से उल्टा करके हम बंद कर देंगे, तो मिक्सचर में से कैम्फर सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होकर के कीप में ऊपर इकट्ठा हो जाएगा और डिश में सिर्फ साल्ट बचा रह जाएगा। इस तरह से कैम्फर और साल्ट को सेपरेट किया जा सकता है। और अब हम ये जानेंगे कि अगर कोई डाई की एक बूंद है ब्लैक कलर की,
तो उसमें सभी पार्टिकल्स एक ही कलर के हैं या फिर उसमें और भी कई सारे कलर मिले हुए हैं। तो चलिए इसी बात को बेहतर तरीके से समझने के लिए एक एक्टिविटी भी हम करके देख लेते हैं कि एक ब्लैक कलर की बूंद में कितने सारे कलर आपस में मिले हुए हैं। सबसे पहले आप फ़िल्टर पेपर की एक स्ट्रिप ले लीजिए। अगर आपके पास फ़िल्टर पेपर नहीं है तो आप सफ़ेद कागज़ की कोई एक स्ट्रिप ले लीजिए और फिर स्ट्रिप पर पेंसिल से एक लाइन खींच दीजिए और उस लाइन पर आप निब पेन या फाउंटेन पेन या फिर स्केच से एक पॉइंट बना दीजिए थोड़ा बड़ा सा, और फिर कागज़ की स्ट्रिप को पानी में डुबाइए। और कागज़ की स्ट्रिप को सिर्फ इतना ही डुबाएंगे कि जो कागज़ में हमने लाइन खींची है, जिस पे हमने निब पेन या फिर स्केच से पॉइंट बना रखा है, वो पानी में सिर्फ टच करता रहे, ना कि उसमें पूरी तरह से डूब जाए। तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि जो पॉइंट हमने बना रखा था वो पानी को एब्जॉर्ब करके कागज़ पर चारों तरफ फैलना स्टार्ट हो जाएगा और फिर कागज़ पर हमें कई सारे कलर नज़र आएंगे। और ये कलर्स हमें कुछ इसी तरह से दिखाई पड़ते हैं जैसे कि जब कोई हमारी नोटबुक पानी में भीग जाती है तो नोटबुक में हमने जो लिखा होता है वो कागज़ में चारों तरफ बिखर जाता है, मतलब फैल जाता है और उसमें हमें कई सारे कलर नज़र आने लगते हैं। तो इससे ये बात ज़ाहिर हो जाती है कि जो कलर अभी तक हमें सिंगल कलर में दिखाई पड़ रहा था, सिर्फ ब्लैक कलर में या ब्लू कलर में, वो सिंगल कलर नहीं है बल्कि उसमें और भी बहुत सारे कलर आपस में मिले हुए हैं। और वो जो सिंगल पॉइंट था वो कागज़ पर बिखर करके कई सारे कलर में डिवाइड हो चुका है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो सिंगल पॉइंट था उसने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया और उस सिंगल पॉइंट में जो सभी कलर आपस में मिले हुए हैं सभी का पानी में घुलने की स्पीड अलग अलग है, मतलब रेट अलग अलग है। तो जो कलर जितनी आसानी से पानी में घुल सकता है वो उतनी ही जल्दी घुल करके कागज़ में काफ़ी दूर तक फैल जाता है, और जो कलर कम तेज़ी से घुल सकता है, मतलब जिसका रेट कम है, वो कागज़ में सिर्फ थोड़ी दूर तक ही फैलेगा। और फिर इसी वजह से सभी कलर्स कागज़ में हमें अलग अलग दिखाई पड़ने लगते हैं। और अगर इस प्रोसेस का इस्तेमाल करके किसी भी मिक्सर के सभी कंपोनेंट्स का सेपरेशन किया जाता है तो इस प्रोसेस को क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। और क्रोमेटोग्राफी वर्ड जो बना है ये ग्रीक भाषा के क्रोमा वर्ड से डिराइव किया गया है और ग्रीक लैंग्वेज में कलर को क्रोमा कहा जाता है। और इस प्रोसेस का सबसे पहले इस्तेमाल कलर्स को सेपरेट करने में ही किया गया था और तब से इसका नाम पड़ गया, इस प्रोसेस का नाम पड़ गया क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि क्रोमा मीन्स होता है कलर और क्रोमेटोग्राफी मीन्स हो गया कलर्स का सेपरेशन। लेकिन क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल सिर्फ कलर्स के सेपरेशन में ही नहीं किया जाता, बल्कि इसी तरह के और भी कई सारे मिक्सर होते हैं जिनके सभी कंपोनेंट्स को सेपरेट करने में किया जाता है क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल। जैसे कि क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल ब्लड से ड्रग को सेपरेट करने में भी किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप क्रोमेटोग्राफी समझ गए होंगे। अभी आगे के क्लासेस में हम और डिटेल से देखेंगे क्रोमेटोग्राफी के बारे में। अब हम बात करेंगे मिक्सिबल लिक्विड्स के बारे में कि हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सर ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड्स। मिक्सिबल लिक्विड्स जैसे कि वाटर और एसीटोन का मिक्सर या फिर शरबत या नींबू पानी, इस तरह के जितने भी मिक्सर होते हैं उन्हें बोलते हैं मिक्सिबल लिक्विड्स। अब हम एक एक्टिविटी करके देखेंगे कि मिक्सिबल लिक्विड्स को सेपरेट कैसे किया जाता है, जैसे कि वाटर और एसीटोन के मिक्सर को सेपरेट कैसे किया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हम एसीटोन और वाटर के मिक्सर को किसी डिस्टिलेशन फ्लास्क में फिल करके हीट करेंगे और फ्लास्क को हीट करते समय फ्लास्क में हम एक थर्मामीटर भी लगा देंगे ताकि फ्लास्क का हमें टेम्परेचर पता चलता रहे। और फ्लास्क का टेम्परेचर जैसे ही 56 डिग्री सेल्सियस पहुँचेगा तो फ्लास्क में जो एसीटोन के पार्टिकल्स होंगे वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, जबकि फ्लास्क में जो पानी के पार्टिकल्स हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस पर गैस में कन्वर्ट होंगे। तो फ्लास्क में जो पानी और एसीटोन का मिक्सर है उसे हम सिर्फ इतना ही हीट करेंगे कि एसीटोन के पार्टिकल्स लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएं। तो इसके लिए हम जो मिक्सर है एसीटोन और वाटर का, उसका टेम्परेचर हम 100 डिग्री सेल्सियस से कम ही रखेंगे, नहीं तो पानी के भी पार्टिकल्स गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे और फिर तब हम एसीटोन और वाटर को अलग नहीं कर पाएंगे। अब हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि जब हमने मिक्सर को हीट करना स्टार्ट किया तब हमें क्या दिखाई पड़ा।
तो इसका जवाब यही है कि जब हमने मिक्सर को हीट करना स्टार्ट किया तो मिक्सर का टेम्परेचर इंक्रीज करने लगा, और जब मिक्सर का टेम्परेचर 56 डिग्री सेल्सियस हो गया तो मिक्सर बॉयल करने लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो एसीटोन है उसका बॉयलिंग पॉइंट है 56 डिग्री सेल्सियस। 56 डिग्री सेल्सियस पर एसीटोन लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और जब तक मिक्सर में से पूरा एसीटोन लिक्विड से गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक मिक्सर का टेम्परेचर भी इंक्रीज नहीं करता, भले ही हम मिक्सर को लगातार क्यों न हीट कर रहे हों। और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होने की ही वजह से हम एसीटोन और वाटर को अलग कर पा रहे हैं, अन्यथा अलग ना कर पाते हम। और जिस मेथड का इस्तेमाल करके हमने अभी मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट किया है, इस मेथड को हम कहेंगे डिस्टिलेशन। और इस मेथड से पहले भी हमने एक और मेथड देखा था जिसका नाम था क्रोमेटोग्राफी। तो मुझे उम्मीद है कि क्रोमेटोग्राफी और डिस्टिलेशन अब आप समझ गए होंगे। डिस्टिलेशन मेथड का इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब किसी मिसिबल लिक्विड्स के कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो। जैसा कि अभी हमने देखा कि एसीटोन और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग था। एसीटोन का 56 डिग्री सेल्सियस और वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर किसी मिसिबल लिक्विड्स के कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा अलग नहीं है, लगभग सेम है, तब हम डिस्टिलेशन मेथड का इस्तेमाल ना करके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एयर में बहुत सारी गैसें आपस में मिली होती हैं, और अगर इन्हें हम अलग अलग करना चाहें तो हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये दोनों प्रोसेस डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगभग सेम है। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा होता है एक्स्ट्रा, और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में कांच के कुछ गुटके या गोलियां भरी रहती हैं। और जब फ्लास्क में मिक्सर को हीट किया जाता है तो मिक्सर में से जो वेपर निकलता है, उन वेपर को ये कांच की गोलियां या गुटके वेपर को ठंडा करके गैस से लिक्विड में फिर से कन्वर्ट कर देते हैं। जब किसी मिसिबल लिक्विड्स वाले मिक्सर को फ्लास्क में फिल करके हम हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और मिक्सर में अगर किसी कंपोनेंट का टेम्परेचर इतना पहुंच चुका कि उसका बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है, मतलब वो अब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो चुका है, तो वो सिंगल कंपोनेंट अब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जा कर के कांच की गोलियों से टकरा करके गैस से लिक्विड में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर उस लिक्विड को हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से बाहर निकाल लेंगे। फिर इसके बाद जो डिस्टिलेशन फ्लास्क में अभी लिक्विड्स बचा है उसको हम थोड़ा सा हीट करके और ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। उसके बाद फिर उसमें कोई एक कंपोनेंट लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होकर के फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जाएगा और फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसे भी हम बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से डिस्टिलेशन फ्लास्क में जो लिक्विड है मिसिबल, उसमें से एक एक कंपोनेंट करके सभी कंपोनेंट को हम अलग अलग निकाल लेंगे। और अब हम जानेंगे कि एयर में से सभी गैसेस को कैसे सेपरेट किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एयर में बहुत सारी गैसें आपस में मिली होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर किसी एक गैस को हम अलग करना चाहें एयर से तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का ही इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एयर को कॉम्प्रेस करेंगे और टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, और टेम्परेचर को डिक्रीज करते करते जब टेम्परेचर -183 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा तो ऑक्सीजन गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, और जब टेम्परेचर -186 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा तो आर्गन गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह नाइट्रोजन भी -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है, और इस तरह से हम सभी गैसेस को एक एक करके सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अरेंज द गैसेस प्रेजेंट इन एयर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो सबसे पहले इसमें जो आएगा वो आएगा नाइट्रोजन, फिर उसके बाद आर्गन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन। नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड में कन्वर्ट होती है, आर्गन -186 पर, और ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस पर। अगर हम गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो ऑक्सीजन सबसे पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये -183 डिग्री सेल्सियस पर ही लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है।